वाह राजा अभिमान जी, वाह, क्या निशाना है आपका। आपके हाथों से कोई शिकार बच नहीं सकता। मंत्री जी, मुझे अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने आपको कई बार कहा है, पर आप मेरी तारीफ करने से हटते नहीं। राजा जी, मैं क्या करूं, आपकी तारीफ अपने आप हो ही जाती है। इस जंगल में कोई आम इंसान नहीं आ सकता। यहाँ तो वही आता है जिसके अंदर हिम्मत होती है। मेरे मन में जरा भी डर नहीं है, चाहे मेरे सामने शेर हो या हिरण। मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। वाह राजा जी, वाह, आपकी बातें मुझे भी हिम्मत देती है। मंत्री, तुम यहीं रुको, मैं तालाब से पानी पी कर आता हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। राजा अभिमान जी, यह जंगल का पानी पीना ठीक नहीं है। हम राजमहल चलकर वहीं से पानी पी लेंगे। मंत्री जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में कोई डर नहीं है। पानी तो पानी होता है। राजा जी, यह पानी खतरनाक हो सकता है। जंगल में पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा। पानी कितना पुराना होगा, हम कुछ कह नहीं सकते। मंत्री जी, तुम यहीं रुको, मैं पानी पी कर आता हूँ। राजा अभिमान पानी पीने के लिए तालाब की तरफ जाने लगता है। जैसे ही पानी का एक घूंट भरता है तो राजा क्या देखता है। शिष्य, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत नहा रही है और तुम उसके पास आ गए। माफ करना देवी, मुझे पता नहीं था। मैं तो सिर्फ पानी पीने आया था। जंगल का पानी कौन पीता है? कोई नहीं। तुम कहाँ के राजा हो मुझे नहीं पता। जाओ यहाँ से। मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैं तो बस पानी पीने आ गया। पर तुम मुझे गलत मत समझो, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई औरत है। अब तुम जा सकते हो राजा जी। राजा अभिमान चुपचाप जंगल से मंत्री के पास लौट जाता है। चलो मंत्री जी, राजमहल चलें। हाँ, चलो राजा जी। मंत्री और राजा अभिमान राजमहल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन राजा अभिमान के मन में उस औरत का ख्याल नहीं जा रहा था। जिस जंगल में लोग डर के कारण नहीं जाते, वहाँ वो औरत कौन हो सकती है? राजा जी, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं, क्या हुआ? नहीं राधा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें वहम हो रहा है, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर राजा जी, सच बताऊं तो मुझे भी आप उदास लग रहे हैं, जब से हम जंगल से राजमहल आए हैं। नहीं मंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है। रात हो जाती है। राजा अभिमान लेटकर उस औरत के बारे में सोच रहा होता है। वो सुंदर औरत कौन थी जिसका ख्याल मेरे मन से जा ही नहीं रहा? लेकिन वो औरत जंगल में कैसे नहा सकती है? वहां तो कोई इंसान आता जाता ही नहीं है। राजा अभिमान की सोच में ही रात गुजर जाती है और दिन चढ़ जाता है। मंत्री जी, मैं जंगल की तरफ शिकार करने जा रहा हूँ। सुबह सुबह आप आज शिकार पर क्यों जा रहे हैं? कल ही तो आप शिकार करने गए थे, आज फिर से? हाँ, मैं आज फिर शिकार पर जा रहा हूँ। महारानी राधा, चिंता मत करें, मैं भी राजा अभिमान जी के साथ जा रहा हूँ। नहीं मंत्री जी, मैं आज अकेला ही जा रहा हूँ, आप रहने दीजिए। ठीक है राजा जी, जैसी आपकी मर्जी। राजा अभिमान घोड़े पर बैठकर सीधे जंगल की तरफ जाता है और तालाब तक पहुंच जाता है। आज वह औरत नहीं आई, लगता है उसका समय होने वाला है। पर आज मैं उससे पूछ कर रहूंगा कि वो औरत कौन है और जंगल में क्यों नहाती है। कुछ समय बाद वह औरत आती है। राजा अभिमान देखकर हैरान हो जाता है। तुम फिर यहाँ क्या करने आए हो? मैंने तुम्हें कल यहाँ से जाने के लिए कहा था, तुम फिर आ गए। मुझे माफ करना, मेरा नाम राजा अभिमान है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल चल रहा था। कितने सुनसान जंगल में एक औरत कैसे नहा सकती है? यहाँ तो कोई डर के कारण आता जाता भी नहीं है। क्यों? राजा होकर तुम्हें डर लग रहा है? मेरा नाम रेखा है। इस जंगल में मैं कई सालों से नहा रही हूँ, पर मुझे नहाते हुए देखा है सिर्फ तुमने। अब मैं तुम्हें श्राप दूंगी। तुम श्राप कैसे दे सकती हो? तुम तो एक साधारण औरत हो। नहीं राजा अभिमान, मैं साधारण औरत नहीं हूँ, मैं एक नागिन हूँ। मेरा असली रूप तुमने देखा नहीं है राजा अभिमान। मुझे माफ कर दो रेखा, मुझे नहीं पता था तुम सर्पिणी हो। मुझे माफ करो, कोई श्राप मत दो। श्राप तो अब मिलना ही है।
क्योंकि मैं अपने मुंह से निकाल चुकी हूँ। अब मैं श्राप से कैसे बच सकता हूँ? मुझे बताओ, मैं श्राप नहीं लेना चाहता। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे श्राप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, तभी तुम श्राप से बच सकते हो। तुम यह क्या कर रही हो? मेरा विवाह तो हो चुका है और तुम भी एक सर्पिणी हो, फिर मुझसे विवाह कैसे कर सकती हो? अभी तो मैं एक साधारण औरत हूँ, नागिन के रूप में नहीं। मैं तभी नागिन बनती हूँ जब मैं गुस्से में होती हूँ। और कोई रास्ता नहीं है श्राप से बचने का? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है राजा अभिमान। ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर याद रखना राजमहल में किसी को पता न लगे कि तुम सर्पिणी हो। ठीक है, मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी। राजा अभिमान और रेखा दोनों राजमहल जाते हैं और अंदर आते हैं। राजा अभिमान जी, यह औरत कौन है? पहले तो कभी नहीं देखी। यह महारानी रेखा है, इस राजमहल की दूसरी महारानी। महारानी राधा सारी बात सुन लेती है। राजा अभिमान जी, आप ये क्या कह रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि आपका विवाह मेरे साथ हो चुका है? फिर इसे महारानी बनाकर राजमहल में कैसे ला सकते हैं? मुझे इस औरत से प्यार हो गया, इसलिए मैं इसे महल में ले आया। क्यों पुरानी महारानी, तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही? राजा अभिमान ने तो मुझे स्वीकार कर लिया है। महारानी राधा चुप रहती है। मंत्री भी सोच में पड़ जाता है। रात हो जाती है। महारानी राधा जी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। हो सकता है इस बात के पीछे कोई और सच्चाई हो। मुझे पूरा यकीन है राजा अभिमान जी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ मंत्री जी, आप जल्दी से जल्दी सच्चाई का पता करें कि ये औरत कौन है। दिन चढ़ जाता है। एक आदमी राजमहल आता है। राजा अभिमान जी, मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया है। रात से जिसे भी दिखा रहा हूँ, सब यही कहते हैं कि यह बहुत खतरनाक सांप था, इसका इलाज नहीं हो सकता। मंत्री जी, जो हमारा पुराना नौकर था उसे सब ज्ञान है इस बारे में, उसे महल में ले आओ। ठीक है महाराज, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। कुछ समय बाद पुराना नौकर महल में लाया जाता है। महाराज अभिमान जी की जय हो। इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे ये बच सके? महाराज, मुझे उस बच्चे के पास ले चलिए, देखकर ही पता लगेगा। मंत्री और नौकर उसके घर चले जाते हैं। ये तो किसी नागिन का जहर है। बहुत समय बीत चुका है, जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। देखते ही देखते लड़के की मौत हो जाती है। ये क्या हो गया? मैं अपना बेटा भी खो बैठा। अब इस दुनिया में मेरा है ही कौन? चिंता मत करो, जो होना था हो गया। भगवान की यही मर्जी थी। मंत्री वापस महल लौटने लगता है। ये सांप के निशान तो महल की ओर जा रहे हैं, मतलब सांप महल के अंदर भी है। मंत्री जी, वो बच्चा बच गया? नहीं महाराज, उसे जहरीली सांप ने काटा था। जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। महाराज, रानी राधा अपने कमरा बदल दिया है। वो बहुत ही नाराज है, कहती है मैं अलग कमरे में रहूंगी। ठीक है, जिसे जो करना है करें। रात होती है। मंत्री रानी राधा के पास जाता है। महारानी जी, नाराज मत होइए, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं मंत्री जी, अब कुछ ठीक नहीं होगा। राजा अभिमान बहुत बदल चुके हैं। अब मैं भी खुद को बदल दूंगी। रानी जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए, सब सही कर दूंगा। मंत्री जाते समय देखता है कि राजा अभिमान के कमरे में एक सांप निकल रहा है। ये तो वही सांप है, और मैंने बाहर भी निशान देखे थे। कहीं ये वही जहरीली नागिन तो नहीं? मुझे तुरंत राजा को बताना चाहिए। मंत्री राजा के कमरे में जाता है। राजा वहाँ लेटे होते हैं, लेकिन रेखा कमरे में नहीं होती। रेखा कहाँ गई? उसे तो यही होना चाहिए था। मुझे उस नागिन का पीछा करना होगा, शायद कोई सच्चाई पता चले। मंत्री रात के अंधेरे में नागिनी का पीछा करता है। ये तो जंगल की ओर जा रही है, मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। नागिन उस तालाब के पास पहुँचती है। ये तो रेखा है, लेकिन नागिन कैसे हो सकती है? मुझे महल जाकर ये सच्चाई रानी राधा को बतानी होगी।
सुबह हो जाती है। मंत्री रानी राधा के पास जाता है। रानी जी, रेखा नागिन है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर ये कैसे हो सकता है? वो तो एक सुंदर औरत है। महारानी, मैंने सब अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। हमें राजा अभिमान को बताना चाहिए। दोनों राजा के पास जाते हैं। मंत्री सारी बात बता देता है। हाँ, मैं ये सब जानता हूँ। फिर भी आपने नागिनी से विवाह कर लिया? राजा अभिमान सब सच्चाई बताने लगते हैं। अब क्या किया जाए महाराज, वरना ये नागिन सबकी जान ले लेगी। तभी एक सैनिक आता है। महाराज, जल्दी चलिए, कोई आपसे मिलने आया है। राजा अभिमान दरबार में बैठ जाते हैं। महाराज, मेरी पत्नी को कल रात सांप ने काट लिया, वो मर गई। गांव में रोज सांप काट लेते हैं, ये सब क्या हो रहा है? राजा चुप रहते हैं। आप चिंता मत करो, भगवान की इच्छा जो थी वही हुआ। हम जल्द ही कुछ करेंगे ताकि आगे किसी के साथ ऐसा न हो। आदमी चला जाता है। ये सब पक्का रेखा का काम है। वही गांव वालों को मार रही है। रेखा सब सुन लेती है और उनके सामने आ जाती है। अब जान ही गए हो तो सुन लो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं नागिन हूँ, मुझसे जहरीला कोई नहीं। तू रात तालाब में क्या करने गई थी? मैं तेरे पीछे था। वो कोई साधारण तालाब नहीं है। उसमें नहाकर मुझे अपार शक्ति मिलती है। मुझे एक श्राप है, हर रात मुझे किसी को डसना ही पड़ेगा। जिस रात किसी को ना डसूंगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुझे जो चाहिए ले जा, पर मुझे श्राप मत दे। मेरे घर से चली जा। अब ये नागिन यही रहेगी और हर रात किसी को ना किसी को डसेगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। राजा जी, अब आप ही बताइए क्या करना है। मुझे तो इस औरत से बहुत डर लग रहा है। तुम एक काम करो मंत्री जी, साधु बाबा के पास जाओ, उन्हें सारी कहानी बताओ। मुझे पूरा यकीन है कि वे कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। मंत्री जी, पर जल्दी करो, जो भी करना है। मुझे तो इस नागिन औरत पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप चिंता मत करें रानी जी। मंत्री साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा, हम बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं। कृपया कर हमें इस मुसीबत से बचाइए। सारी बात साफ साफ बताओ, आखिर मामला क्या है? मंत्री सारी घटना साधु बाबा को सुना देता है। यह औरत रोज रात को जंगल वाले तालाब में नहाने जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई अमृत देता हूँ। इसे तालाब के पानी में डाल देना। जब वह औरत नहाने आएगी, उसी समय उसका अंत हो जाएगा। साधु बाबा जादुई अमृत मंत्री को दे देते हैं। ठीक है साधु जी, मैं अभी जाकर तालाब में ये अमृत डाल आता हूँ। हाँ, जाओ और अभी डाल दो। मंत्री जादुई अमृत लेकर जंगल की ओर जाता है और जाकर तालाब में मिला देता है। अब यह अमृत अपना असर दिखाएगा और उस नागिन औरत का खात्मा हो जाएगा। मंत्री राजमहल लौट आता है। रानी जी, सब कुछ ठीक हो गया है। मंत्री सारी बात राजा अभिमान और रानी राधा को बता देता है। ठीक है, रात को तुम मेरे पीछे चलना, देखते हैं आगे क्या होता है। जी हुजूर, जैसा आदेश। रात होती है। राजा और मंत्री छिपकर राजा के कमरे की ओर देखते हैं। नागिन औरत कमरे से बाहर निकलती है। मंत्री भी उसके पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अगर सब वैसा ही हुआ जैसा सोचा है, तो आज इस नागिन का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। औरत अपने असली रूप में आकर तालाब में नहाने जाती है। बचाओ, बचाओ, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। नागिन औरत का अंत हो जाता है। शुक्र है भगवान का, इसका डर अब खत्म हो गया है। अब मुझे भी चैन की सांस आई है। मंत्री सुबह महल में लौटता है और सारी घटना राजा अभिमान व रानी राधा को सुनाता है। मंत्री जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझा।
अब जो होना था वो हो गया। आगे से थोड़ा ध्यान रखा करो राजा जी। आप कभी कभी बहुत लापरवाह हो जाते हो। मंत्री जी, जब तक आप मेरे साथ हैं, मेरी लापरवाही भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब राजमहल में भी सब खुश थे। गांव के लोगों को भी पता चल गया था कि अब हमें खतरे से बाहर है। सब लोग अपने अपने काम खुशी खुशी करने लगे।